जैसे हाइड्रेट करने के लिए कर रहे हैं तो हम पानी से फेशियल करेंगे तो भी हाइड्रा हो गया होगा ना। तो हाइड्रा मींस हाइड्रेट तो हो रही है इसके लिए। अच्छा, इसमें जो जरासीम ट्रांसफर करेंगे तो मशीन के थ्रू, मतलब 10 किसी के पेशेंट आपके क्लाइंट आ रहे हैं और किसी का ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो इसको स्लाइस करने का क्या तरीका है आपके मशीन को? मशीन के जो टूल्स होते हैं तो एक्टिव ट्रांसफर हो रही है। आप में से कितने सीजन 1 में आए थे? प्लीज रेज योर हैंड। सीजन 1, गुड। न्यू कमर्स कितने हैं आज के? वेरी गुड, जबरदस्त। हो कि आगे भी आप हम लोग को ज्वाइन करते रहेंगे प्रोग्राम्स में। अगर लिंक आता है कनेक्शन सॉरी, चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हाइड्रा फेशियल स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप जब भी क्लाइंट लेंगे हाइड्रा का तो आपने सबसे पहले उनसे ये कंसल्टेंसी करनी है। एक तो देखिए लेडीज के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ओवर हियर, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि हम उनसे कुछ कंसल्टेंसी पर्सनल करते हैं, वो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हो। दूसरी कंसल्टेंसी हम ये करते हैं कि क्या उनकी बॉडी में कोई मेटल तो नहीं, वहाँ से जाएंगे, कोई मेटल तो नहीं है, कोई टूथ इम्प्लांट हुआ हुआ हो या पेस मेकर लगा हुआ हो या सर्जिकल वे में, या जैसे सर्जरीज होती है फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो उसमें प्लेट लग जाती है, रॉड लग जाती है, या आपने लास्ट भी उनसे कुछ चीज़ कर। और अगर हो सब नहीं करते। देखिए लोग ये सोचते हैं, मैं ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं शायद उन्हें करंट लग जाएगा। पेशेंट ये माइंड ये समझता है कि उसे करंट लग जाएगा। करंट नहीं लगता। एक्चुअली जब हम ये सारे टूल्स यूज कर रहे हैं, बेटा टिश्यू पेपर से कर देना दोबारा। तो जब हम ये टूल यूज करते हैं तो इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करने के लिए सेल्स को उसके अंदर अर्थ होता है। तो वो क्या होता है, वो अर्थ बजाय आपके सेल्स को रिजेनरेट करने के लिए या स्टिमुलेट करे, एक्टिव करे, वो आपके मेटल की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर उनके लिए गलत है। हाँ, तो उससे होता क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं हुआ, वो जस्ट एक फेशियल हो रहा है, क्योंकि वो तो सारा मेटल अपनी तरफ ले लेता है पावर उसकी। तो ये नुकसान होता है। ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता कि अगर आप किसी के कर देंगे तो उन्हें कोई करंट लग रहा है या उनको कोई ब्लड प्रेशर का इशू स्टार्ट हो रहा है या सब देखा, ऐसा कोई मेडिकली इशू नहीं है, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज मतलब रिजल्ट ही नहीं आएगा, नहीं करवाए, नहीं करवाए, मना कर दो, ठीक है ना। अच्छा, उससे आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, लाइक वैक्यूम यूज कर सकते हैं और कोल्ड हैमर कर सकते हैं, स्क्रबर भी कर सकते हैं। 2-3 कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड ये यूज नहीं कर सकते उनके, ये इशू का। टूल्स तो इसमें 7 है ना, तो कोई 2-3 टूल यूज कर सकते हैं, कुछ टूल्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सवाल किया था कि हाँ, पेपर लिखे ना मिस अच्छा, इसके ऑल्टरनेट में उनको कौन सा फेशियल कराना चाहिए? जिसकी जैसी रिजल्ट हो। इसके जैसा रिजल्ट है, मैंने आपसे कहा ना 2-3 टूल यूज कर सकते हैं बस। नहीं, जैसे कोल्ड हैमर यूज कर लें, स्क्रबर। बहुत सारे फेशियल्स आते हैं। नहीं, तो आप यही मशीन नहीं, आप कोई भी मशीन लेंगे उसका काम यही है, उसके अंदर थोड़ा सा जैसे गैल्वेनिक भी ले रहे हैं, अब गैल्वेनिक से भी कर रहे हैं, उसमें भी अर्थ होता है, उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव पावर्स होती हैं जो हम ट्रांसफर करते हैं एक्टिव करने के लिए। मशीन फेशियल नहीं हो सकता। मेरा ये सवाल था कि ये मशीन तुम यूज़ करते हैं हाइड्रा फेशियल के लिए, तो ये एक क्लाइंट से दूसरी क्लाइंट में ट्रांसफर तो नहीं हो? किसी को एक्नी प्रॉब्लम है, किसी को कोई जरासीम, कोई नहीं, बिल्कुल। तो इसको स्टरलाइज करते हैं, ये तो टूल्स अलग हो जाते हैं, ये सब ये टूल की तो आप बात कर रही हैं जी। इसके जैसे ये कोल्ड हैमर खुल सकता है, इसको ये वैक्यूम के नोजल तो बहुत सारे आपको मशीन के साथ ही मिलते हैं, तो आप इसको स्टरलाइज करके चेंज कर सकते हैं, हर एक क्लाइंट के बाद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये अल्ट्रासाउंड है, स्क्रबर है, इसको आप नहीं कर सकते। इसको आपने अल्कोहल पैड्स आते हैं या सैनिटाइजर भी, अगर अच्छा सैनिटाइजर आप यूज करते हैं उसको कॉटन में लेके, डिटॉल को लेके आप उसे वाइप करके नीट कर सकते हैं। देखिए ये चीज सिर्फ क्या, अगर मैं ये भी यूज कर रही हूँ ना,
अगर मैं ये एक्सट्रैक्टर रॉड भी यूज कर रही हूँ ना, जिससे हम ये कोमोनोन्स जी, को निकालते हैं, जी, जी। ये भी हेपेटाइटिस को ट्रांसफर कर सकता है, एड्स को ट्रांसफर कर सकता है, एलर्जीज को ट्रांसफर कर सकता है। एक्चुअली इतनी मामूली चीज। अक्सर सलून्स में ना जो लड़कियां काम कर रही होती हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती कि एक क्लाइंट के बाद दूसरी क्लाइंट को सैनिटाइज टूल्स इस्तेमाल करें। इसी वजह से जरासीम वगैरह तेजी से ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, नहीं केयर करते हैं। नहीं आपको करते पता है, हो। सबसे सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, Thank you. क्योंकि रीजन ये है कि जितने हेपेटाइटिस के जी, मसले हैं ना, जी। स्पेशली सॉरी जी। से जो सबसे गलत जी, जी। खराब एड्स का मसला है, जी, इट्स जी। नॉट जरूरी ये है कि कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिशन जी, के जी। थ्रू नहीं होता है। जी, जी। ये अगर आपने इवन अगर कान ये जी, करवाए जी, हैं, जी। पियर्स या नाक कराई है, और ऐसा जो कि रीयूज हुआ जी। है, अगर किसी और को हुआ है तो वो ट्रांसफर होगा। जी। हमेशा याद रखिए और अपने क्लाइंट्स को भी बताएं कि रीयूज वाला ना करें। बिल्कुल। एक तो आपके होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए सबसे पहले, और अब तो हाँ, चीजें इतनी आ गई जो रीयूज नहीं है, वन टाइमर है, यूज करें, डिस्पोजेबल है, और वो करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी को खुदा ना खास्ता किसी ऐसी मोहलिक बीमारी में डालने से बेहतर है कि आप ये थोड़ी केयर करें। ये बहुत जरूरी है पार्लर्स के लिए भी, बहुत जरूरी है। नहीं, ये बहुत जरूरी है वाकई में। लोग बिल्कुल इस चीज का, और खास तौर से जब ईद सीजन होता है उस वक्त तो बिल्कुल किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। उनके ऊपर रश होता है, वो चाहते हैं कि बस सबका काम करना है। बेहतर है कि मत कराएं, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि कोई ये बकायदा एक इस पे ड्रामा आया था कि एक नेक बच्ची है, पूरी इबादत गुजार बच्ची थी, और उसने पता चला उसको HIV हो गई। अब सबने उसको आपको बताया हाँ हमारे सोसाइटी का क्या हाल है, तो उसमें उसको तहमतें लगी। पता चला कि कभी उसके बचपन में माँ ने अपने बोला कि ये मेरा कसूर था, मैंने अपनी बेटी के कान छिलवाए फलां जगह से जाके। तो ये जो चीज़ है, इवन फॉर मेन रेजर्स होते हैं ना, इसमें पूरा एक ड्रामा बना है कि वो एक लड़का है मगर उसने अपनी दोस्त का रेजर यूज कर लिया। इस किस्म की कोई चीज प्लीज ना करें, बहुत ज़्यादा बड़ा वैलिड और वेरी इंपॉर्टेंट होता ये है, जितने भी बड़े बड़े सलून्स वाले हैं वो लड़कियों पे छोड़ देते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। अब पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जैसे कि अभी इसने बताया कि सीजन्स के दिनों में इतना ख्याल नहीं रखा जाता, एक के बाद एक क्लाइंट, एक के बाद एक क्लाइंट, तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो आपने सही कहा कि इस सीजन में ना करें। बेहतर है ना। मैं अगर कभी गई हूँ अव्वल तो कम चाहती हूँ, मगर जैसे इवन मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए जाती हूँ, जहाँ मैंने देखा कि आज रश है, मैं कहती हूँ सॉरी आई विल नॉट गेट इट डन। इट्स बेटर अपनी देखिए, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। आप जान है तो जहान है ना, अगर अदरवाइज क्या है, कुछ भी नहीं, तो आप खुद ही मना कर दें, या आप खुद भी सैलून वालों से पूछें, उनको पता हो कि आप इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि ये स्टेरिलाइज है, ये डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, ये रीयूज़ वाला तो नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये नॉलेज स्प्रेड करनी है हमें, ये अवेयरनेस जो है ये हमने भी स्प्रेड करनी है, तब जाके एक माशरे में एक हेल्दी माशरा बन सकता है। ओके। अच्छा, अभी हम यूज कर रहे हैं स्टेप 1 फेस वॉश। फेस वॉश मैं इनका एक दफ़ा कर चुकी हूँ, फिर दोबारा कर रही हूँ ताकि इनका जो मेकअप है, डर्ट पोल्यूशन है फेस पे, वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। देखिए, स्किन टाइप भी मैं आपको बता दूँ, स्किन टाइप चेक करने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास स्किन की जो स्कैनर है और LED लाइट के साथ इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि उससे पहले आप फेस को क्लीन कर दें, मेकअप उसका वाइप ऑफ कर लें कम्प्लीटली। क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत से लोग जो है, आपने बेटा ये 2 में करवा लीजिए, बहुत से लोग जो हैं वो कुछ भी क्रीम लगा लेते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, लाइक फेयर एंड लवली है, कोई BB क्रीम है, ऐसी लगा के निकल जाते हैं जो उनके स्किन टाइप के मुताबिक भी नहीं होता। ऐसा मेकअप भी वेयर कर लेते हैं जो उनके स्किन के मुताबिक ही नहीं होता। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा होता है देख के टू मच ऑयली या इनका जो है वो ड्राई टाइप स्किन है, हालांकि वो होगा नहीं। तो बेहतर क्या है, आप पहले फेस को कर लें क्लीन, सारा डर्ट पोल्यूशन, एक्सेसिव ऑयल, ये सब हटा के साफ करके फिर आप फेस को जज करें, तो आपके अच्छे तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं कि ये क्या टाइप ऑफ स्किन है,
इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है या क्या इशू है। ठीक है, आप बिलीव करें अभी भी बहुत से ऐसे सैलून्स हैं जिसके अंदर आप एंटर होते हैं, क्लाइंट खुद ही बोलेगा मुझे वाइटनिंग फेशियल करवाना है, जिसका क्रेज बहुत है आजकल। अभी तक भी लोग उसी वर्ड के पीछे चल रहे हैं, वाइटनिंग के। तो जब वो ये बोलते हैं, आप उनकी जो वर्कर्स होती हैं वो कहती है जी आप गाउन चेंज कराएं, आप डायरेक्टली उनको ब्लीच लगा दें। ऐसा होता है, वो कोई उनका फेस वाइट नहीं करेंगे, उनका मेकअप रिमूव नहीं करेंगे, बस उसी जैसे ऑयली और डर्टी फेस होगा उसी के ऊपर मजीद ब्लीच लगा देंगे। इससे क्या नुकसान होता है? एक तो ये कि आपके जो ब्लीच का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बाहर एक लेयर ऑलरेडी फेस पे थी और वो भी डर्ट था, ऑयल था, तो फिर आप ब्लीच को देर तक छोड़ देते हैं, नहीं हो रही समटाइम्स तो अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाती। तो ये भी एक टिप मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने फरजाना से पूछा था, उन्होंने कहा बहुत से ब्यूटी के इसमें स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ पॉइंट आउट कराना चाहती हूँ, बेटा फेशियल को लोग बहुत लाइट लेते हैं, जब कोर्स कर रहे होते हैं ना, समझते हैं कि ये तो मुझे 2 दिन में आ जाएगा, फोकस ही नहीं है इसके ऊपर। जो स्टूडेंट लेवल पे सबका ध्यान किस पे होता है? सबसे पहले मेकअप, देन हेयर। इसको तो बहुत टाइट लेते हैं ही क्या। और जबकि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, मेकअप इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने सैलून्स में फेशियल्स हैं और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं जिससे वो अर्न करते हैं। क्योंकि मेकअप तो कभी आते हैं, फिर ब्राइडल मेकअप तो बहुत आपका एक लेवल जब सेट हो जाता है तब वो सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप एंड ऑल। मगर अगर आपने चलाना है तो अगर आपके इसमें फेशियल्स हैं या मैनी पेडी है, वो ज़्यादा उससे आप अर्निंग का एक, तो उसमें आपको जितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे और ध्यान रखेंगे बेहतर। डिपेंड इसमें भी करता है कि जब आप एज अ स्टूडेंट लर्न जिस कर रोजी रहे ना हैं, पानी चाहिए, मेरा काम होगा हुआ सारा। फेशियल में सबसे मेन चीज़ जो होता है जिन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, टिश्यू बहुत ज़रूरी है कि 1% पे एक ही यूज़ करें और फेंक दें। अक्सर सैलून में मैंने देखा है स्पंज वो ही यूज़ करते हैं, एक्नी हो या नॉर्मल स्किन हो उसमें आप लगाते हैं। मेन चीज़ आपका स्पंज, और आप खुद पहले साफ़ सुथरी हो तो आप दूसरों को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अक्सर सैलून्स में जो लड़कियां काम कर रही होती हैं वो फिंगर्स की जगह हथेलियों से रगड़ाई कर रही होती है मसाज के नाम पे, जिसकी वजह से अक्सर क्लाइंट्स के दाने निकल आते हैं। हाँ, ये भी रॉन्ग तरीका है। मैं सबकी उसके लिए बता रही हूँ आपको। प्रेशर पॉइंट के बिना जो मसाज करते हैं तो बजाय स्किन अच्छी होने के उल्टा लटकनी शुरू हो जाती है। तो ये भी आप प्लीज सबको गाइड कीजिएगा। देखिए, ये तो जिसके सैलून में वो जाके काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे सीनियर है, जो ओन करता है, ये उसका काम है कि अपनी लड़की का ट्रायल ले और जो उसकी खामियां हैं उसको करेक्ट करे। सबसे पहले उसका काम है। टीचर के बाद जहाँ वो इंटर्नशिप के लिए जाती हैं या फिर जॉब करने के लिए जाती हैं, तो जो सैलून को ओन कर रहा है, एक तो देखिए मैंने एक चीज़, सबसे पहली चीज़ मैं आपकी जो इसी से रिलेट करती है, बहुत सारे लोगों को देखा है, हम सैलून ओपन कर रहे हैं, खुद ट्रेन नहीं होंगे, हम सैलून ओपन कर रहे हैं, हम लड़कियां रख लेंगे, तो उन लड़कियों को कौन देखेगा, उन लड़कियों को कौन मैनेज करेगा, उन लड़कियों को कौन ट्रेन करेगा? वो तो कुछ भी कहीं की सैलून से जॉब करती भी आती है, जहाँ जैसा काम हो रहा था वही आके अभी शुरू कर देगी, उन्हें क्या पता। तो ये उनका काम है, उनके ऊपर नज़र रखना, वॉच रखना, उनको ट्रेन करना कि नहीं कि आपने फिंगर टिप्स के थ्रू जो है ये सारा आपने मसाज देना है। अगर हम पाम्स यूज़ करेंगे तो वो इतनी हीट अप हो जाएगी स्किन कि स्किन में ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर आप स्टेप जो है वो गलत लेंगे तो हमारे इतने ज़्यादा सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा फेशियल के टिश्यूज़ जो है, हमारे फेस के टिश्यू जो है सबसे ज़्यादा नाजुक है। अगर उसमें कोई डैमेजिंग आ गई तो फेस में अजीब किस्म की सिमेट्री और स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये काम पहले टीचर का है। और देखिए, किसी को पता ही नहीं चलता मैं गलत हूँ जब तक कोई उसे बताएगा नहीं, और वो किसको बिलीव करेगा? जो उससे सीनियर है। एक्चुअली होता ये है, जो छोटे छोटे इलाकों में सैलून्स बने हुए हैं
जी जी। और नर्स जो होते हैं वो सुबह के गए हुए रात को आते हैं, और अक्सरियत ये होती है लड़कियां जो जॉब के लिए आती हैं या सीखने के लिए आती हैं तो उनको फ्री उसमें रख लेते हैं, तो उनको पे भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं 15 साल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा उन्होंने ब्लीच से फेस जला दिया और उसके बाद काफ़ी लोगों का फेस ख़राब किया, और बाद में ये करा लें वो करा लें एक्सक्यूजेस। तो लड़कियों को वो लोग गाइड नहीं करती हैं, ठीक है, लड़कियों पे छोड़ देती हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे सलून खुले हुए हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, और ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो वहाँ जाती हैं और उनकी स्किन जल रही है, ख़राब हो रही है, बेचारी कुछ नहीं कर सकते। बस वो लोग अपने पैसे बचाने के लिए वो लोगों की स्किन से, बालों से खेल रहे हैं। मेरे साथ जो बैठी हैं इनके बाल भी जहाँ से उन्होंने कराए थे उन्होंने डैमेज कर दिए, जला दिए। देखिए मैं बताऊँ, इसमें ना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो हमारी गवर्नमेंट का, कि वो उन्हीं को अलाउ करे सैलून ओपन करना जो लाइसेंस्ड है, जो सर्टिफाइड है, जिनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है। कानूनी नहीं है। मैंने कितनी बच्चियों को देखा है, मैं इदारे का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन आप लोग को आइडिया होगा, 3-3 महीने का कोर्स करके सैलून खोल लेती है। भाई आप इतने एक्सपर्ट 3 मंथ में कैसे हो सकते हो? खुद का भी कसूर है कि आप सस्ते के चक्कर में जाके देखते भी नहीं है और फिर बोलते चलो। हाँ डेफिनेटली यही होता है कि कम रेट पे वहाँ सस्ते में चले जाते हैं। हाँ वो भाई 500 के अंदर सब कुछ है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग। 500 में आपको क्या क्रीम्स देंगे, क्या प्रोडक्ट देंगे, आपको सोचना, लेकिन लोग जाते सिर्फ पैसे देख के चले जाते हैं। लेकिन ये कसूर मैं बताऊं सीरियसली, ये हमारी गवर्नमेंट यूज कर रही हूँ फेस वॉश, 2 दफा फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने क्लेंजिंग मिल्क से इनके मेकअप को अच्छी तरह से वाइप ऑफ किया है, क्योंकि सिर्फ फेस वॉश से तमाम मेकअप अच्छे तरीके से वाइप नहीं होता। ठीक है, अब मैं यूज करूंगी डीप क्लींजिंग के लिए क्लेंजर। देखिए जब हम मैनुअल फेशियल भी कर रहे होते हैं उसमें मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? हाथ से कर रहे हैं, मशीन की बात ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि जब हम मैनुअली फेशियल कर रहे हैं विद आवर हैंड्स, कोई चलिए व्हाइटनिंग ही कर रहा है, तो उसमें मेन ट्रीटमेंट क्या चीज होती है? नहीं, उसमें मेन होता है फेस वॉश, क्लेंजिंग मिल्क, क्लेंजर जो मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ डीप क्लींजिंग के लिए। ये क्या करता है? ये स्किन को प्रिपेयर करता है। ये जो सीरम मैं लगाऊंगी, जो सीरम मैं पेनिट्रेट करूंगी विद मसाज क्रीम, वो उसको ट्रीट करे। अगर फेस गंदा होगा, उसमें कोमोडोन्स होंगे, कीड़े, वहां से सब कुछ गंदगी होगी, तो क्या डायरेक्टली मैं सीरम लगाऊं वो इफेक्टिव होगा? वो कभी भी नहीं। तो ये हम क्या करते हैं, चाहे मैनुअल कर रहे हो चाहे कोई भी मशीन यूज कर रहे हो, हमें इसको स्किन को पहले क्या करना है, नीट क्लीन करके प्रिपेयर करना है। कहाँ तक करते हैं हम नीट क्लीन? फेस वॉश, क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग एंड एक्सफोलिएशन, यानी प्यूरिफाइंग। फर्स्ट सेशन प्यूरिफाइंग। प्यूरिफाइंग क्या होता है? फेस वॉश, क्लेंजिंग एंड डीप क्लेंजिंग। देन एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है? स्क्रबिंग। फिर हम क्या करेंगे, टूल से स्टार्ट करेंगे ये तमाम कोमोडोन्स को बाहर निकालने का, सक करने का, सक, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम मौजूद है। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए आपने डीप क्लींजिंग करनी है। टोटल प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है आपको? टोटल 1 आवर। 1 आवर। 1 आवर। अभी जैसे कितना टाइम गुजरा है? फिर बातों के साथ तो मेरे ख्याल से और अरेंजमेंट के साथ 15 मिनट्स गुजर गए। कितने सेक्शन करने होते हैं? ठीक है, अब मुझे इनका फेस काफी नीट क्लीन तौर पे नजर आ रहा है। मुझे इनके स्किन के प्रॉब्लम्स इजीली आई कैन सी नाउ। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा मेकअप अच्छे से निकाल दिया। कम से कम क्या टाइमिंग होनी चाहिए क्लींजिंग और स्क्रबिंग? 5 मिनट्स, 3 मिनट्स मिनिमम, 3 मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स। अच्छा ये देखें, इनका ये ओजोन डार्क है। ठीक है, इनके सर्कल्स हैं यहाँ पर और दोनों तरफ इनके लाइट सी पिगमेंटेशन हो रही है यहाँ। ठीक है, ब्राउन पिगमेंटेशन आ रही है इनके लाइट्स।
फोरहेड पे भी डार्कनेस है इस तरह, ठीक है, तो हम इन्हें अल्फा आर्बिटन का ट्रीटमेंट देंगे। अल्फा आर्बिटन एक सिरम होता है जो कि हमारी किट पे भी मौजूद है वाइट ग्लो के नाम से। इट्स विटामिन सी सिरम जिसे अल्फा आर्बिटन कहा जाता है। हाइड्रा मशीन में 2-3 सीरम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हाइलुरोनिक इज फॉर ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन, ठीक है। हाइलुरोनिक तो इसका है ही मैच का, क्योंकि ये हाइड्रेट करने के लिए, और हाइलुरोनिक क्या करने के लिए, डिहाइड्रेट करने के लिए। सिरम यूज कर डेली, जब आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आप अपने क्लाइंट को रेकमेंड करेंगे सिरम कि आपने डेली यूज करना है, ठीक है। ये ऑल स्किन टाइप ये वाला ऑल स्किन, एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसका नाम ये पिगमेंटेशन कंट्रोल करने के लिए, लाइक इट्स रिच इन विटामिन सी। अल्फा आर्बिटन का मकसद होता है पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, एक्ने के स्कार्स, इसको खत्म करना, ठीक है। इसका नाम रिपीट करें। वाइट ग्लो, वाइट ग्लो, और जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा आर्बिटन। अच्छा, अब हम यूज करेंगे स्क्रब। जब मैं सीरम अप्लाई करूंगी तो मैं आपको इसकी और अच्छी सी डिटेल दूंगी, ठीक है। आपने फेस वॉश से बाद क्या लगाया था? क्लिनजिंग मिल्क, इसके बाद क्लिंजर फॉर डीप क्लिनजिंग। नाउ आई एम अप्लाइंग स्क्रब फॉर एक्सफोलिएशन। ड्राई स्किन के लिए सिरप बताइएगा। ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक, if your skin is not so oily you can use it anytime, twice daily, not more than twice, हाँ twice कर सकते हैं। अच्छा, हम एक्सफोलिएट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने इंडेक्स फिंगर को अवॉइड किया हुआ। इंडेक्स फिंगर हम क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर भी है और हीट भी है, ठीक है। इसको हमेशा अवॉइड करते हैं। रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश, ठीक है। देन क्लिनजिंग मिल्क टू वाइप द मेकअप एंड डर्ट पोल्यूशन। देन फॉर डीप क्लिनजिंग आई यूज्ड क्लिंजर, ठीक है। क्लिनजिंग मिल्क और क्लिंजर में फर्क है। और अब मैं एक्सफोलिएट कर रही हूँ विद स्क्रब। इससे पहले आपने सीरम भी लगाया। क्लिनजिंग मिल्क जो है, इट्स आपने देखा होगा, इट्स वेरी माइल्ड, यू कैन यूज इट डेली। हम इसे डेली यूज कर सकते हैं, करते भी हैं बहुत से लोग मेकअप रिमूव करने के लिए। इट्स माइल्ड। और क्लिंजर क्या है? इट्स नॉट माइल्ड, उसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, वो हम डेली भी यूज नहीं करते, लेकिन वो क्या करता है, आपके हाइपोडर्मिस तक जाके तमाम गंदगी को पुल आउट कर देता है, जो कि क्लिंजिंग मिल्क नहीं कर सकती। अभी हमने कहाँ स्टॉप किया था? हमने क्या किया है लास्ट? स्क्रबिंग, यस। स्क्रबिंग के बाद हम क्या करते हैं मैनुअली? और इसी एक टूल की वजह से पूरी मशीन का नाम हाइड्रा मशीन है, क्योंकि इसमें से पानी, इसके अंदर 2 नोजल होते हैं, जिसमें से एक में से पानी निकलता है और एक में से वैक्यूम होता है। यानी कि मसाम में से तमाम तर गंदगी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को सक करता है और उसमें पानी को पेनिट्रेट करता है। अच्छा, अब पानी किस तरह यूज होता है? आपने बॉटल्स देख रहे हैं, A, B, C और बैक पे है D, ठीक है। आपने ये सेंटर वाले नोजल में से किसी एक बॉटल के ऊपर इसको सेट करना है। जैसे आपने फर्स्ट करें कि B में सीरम ऐड किया हुआ है, स्किन लाइटनिंग का किया हुआ है या विटामिन C का किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, आपने उसके ऊपर इसको सेट कर दिया, तो इसी बॉटल से पानी इनकी स्किन के अंदर जज्ब होगा। अगर बढ़ा सकते हैं फ्लो और उसका कम भी कर सकते हैं, ये तरीका है। और पीछे एक और बॉटल है जो कि गंदे पानी को जमा करने के लिए होती है। सो लेट्स स्टार्ट। वरना इसमें से पानी बकायदा आपको गिरते हुए नजर आएगा,
बहते हुए। ठीक है, हल्का सा आपने स्किन को स्ट्रेच रखना है और इस तरह से इसको यूज करना है। अगर किसी के पोर्स ऑलरेडी ओपन है तो वहां पे आप नहीं करें, ठीक है। जैसे मेरे हैं, कुछ लोगों के होते हैं ओपन पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं, तो उस पार्ट के ऊपर आपने नहीं करना। ये एक सेशन के बाद कितने टाइम पे रिपीट करवा सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट का कितने % जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं। दैट इज स्क्रबर। ये ब्लेड दिख रहा है, इस ब्लेड को स्क्रबर कहा जाता है। और इससे पहले हम थोड़ा सा स्क्रब भी आप लगा सकते हैं और चाहे तो क्लिंजर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी डेड स्किन की पीलिंग करते हैं। अब हम यूज करेंगे स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर ब्लेड पे मैंने क्लिक किया, उसको मैंने 10 तक कर लिया है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज थोड़ी कम है इस डिवाइस के लिए। और इसका मोड जो है मैंने वाइब्रेशन के साथ कर दिया। ठीक है, आप इसको साइलेंट भी यूज कर सकते हैं, वाइब्रेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये क्या काम करेगा? ये ओनली आपकी डेड स्किन को फील करता है। डेड स्किन इसमें बहुत अच्छे तरीके से, और जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या गंदगी नहीं निकल सकी है वो भी निकालेगा। मैं टोनर को एज एन एंटीसेप्टिक यूज कर रही हूँ उस वक्त। अच्छा, इसमें प्रेशर नहीं दीजिएगा। कुछ लोग जो है काम करते करते थोड़ा सा जोर दे देते हैं, क्योंकि हमारी आदत है फेशियल के अंदर थोड़ा प्रेशर रखने की, वरना इसके निशान पड़ सकते हैं। नहीं, टोनर टिश्यू में लिया है, एज एन एंटीसेप्टिक यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल भी होता है। वाहिद ये टूल है जो आप डाउनवर्ड्स लेके जाएंगे, सिर्फ इस टूल, बाकी किसी भी इक्विपमेंट को, टूल को आप नीचे की तरफ लेके नहीं जाएंगे। हल्का सा स्ट्रेच, अच्छा, एक बहुत अहम पॉइंट जो हमने डिस्कस ही नहीं किया, इसमें अगर आपके क्लाइंट को स्किन पॉलिश या ब्लीच रिक्वायर्ड है तो आप सेम डे पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसको आप एक दिन पहले या एक दिन के बाद यूज करेंगे। हमारे बीच आई हैं सीमा खान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है हमारे पास, बहुत सालों से बहुत अच्छा पेंटिंग काम किया है इन्होंने। तो देखिए सीनियर्स को वार्म वेलकम दिया करें हमेशा। ठीक है, अच्छा, ये आप चाहें तो अपने असिस्टेंट से हाथ के हाथ स्टरलाइज भी करवा सकते हैं, या पूरी एक ट्रीटमेंट के बाद इसको आप स्टरलाइज करवा सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? टोनर। ये आपको पता ही है, मैनुअली भी करते हैं, जब एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं इसके बाद हम टोनर यूज करते हैं। अच्छा, टोनर के साथ अलावा जब यूज करें उसके साथ साथ आपके पास अगर एलोवेरा जेल हो तो वो भी अप्लाई करते हैं, वो भी पोर्स को बहुत अच्छा रिफाइन करता है, टाइट करता है। आप ब्लीच का बता रही थी, अभी बात एकदम डिस्कनेक्ट हो गई। जी, ब्लीच का मैं ये बता रही थी कि या तो एक दिन पहले या फिर एक दिन के बाद करें, उसी दिन सेम डे नहीं करना, क्योंकि वो पीएच को बढ़ा देता है और फिर इसका वो इफेक्ट नहीं आता जो आना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो है वो फेस का वैक्स भी करवाते हैं, कुछ लोग फेस वैक्स भी करवाते हैं, वो भी 1 या 2 दिन पहले, सेफ है कि 2 दिन पहले।
या 2 दिन बाद। कौन सी स्किन के लिए use करते हैं? अच्छा, अब हम यूज कर रहे हैं कोल्ड हैमर। Excuse me, एलोवेरा जेल जो होती है वो उसकी कौन सी स्किन के लिए suitable रहती है? ऑयली, नॉर्मल या ज्यादातर ऑयली के लिए होती है क्योंकि उसी में नॉट पोर्स होते हैं, उसी में स्किन के अंदर थोड़ी सी बैक्टीरिया भी होती है क्योंकि बैक्टीरिया को भी किल करता है, स्किन के पोर्स को बहुत अच्छा रिफाइन करता है। एलोवेरा के तो वैसे बहुत सारे फायदे हैं। मिस, मैं इस पे थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी कि अक्सर ख़वातीन को नहीं पता होता। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बोलती हूँ ताकि सबको मालूम हो, किसी को नुकसान ना हो। एलोवेरा जेल हर स्किन पे सूट नहीं करता है, खासकर जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है वो हर स्किन पे सूट नहीं करता है, तो जेल को आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। आई एम राइट? अच्छा देखिए, एलोवेरा जेल आपको जो है वो बने बनाए भी मिल जाएंगे जो ऑल स्किन टाइप के आने लगे, फेशियल आने लगे उस तरह से जार में आपको वहाँ से आप लोग यूज भी कर रहे होंगे, बहुत ही कॉमन है। इसीलिए मैंने इसको एडिशन किया जी। ताकि लोगों को मालूम हो। थैंक यू सो मच, क्लैप करें इनके लिए। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये अब हम क्या कर रहे हैं, पोर्स को टाइट करने के लिए क्या चीज यूज कर रहे हैं, कोल्ड हैमर। और ये पता है कितना कोल्ड होता है, बिल्कुल आइस कोल्ड। ये इनके फेस पर आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत कोल्ड होता है, जैसे आप बर्फ लगा रहे हो। तो ये स्किन को बहुत अच्छा पोर्स को रिफाइन करता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, इसके अंदर एक स्प्रे भी होता है, हमारे लिए लाते में स्प्रे बॉटल गिर गई है, तो टोनर को अगर आप उससे लगाएं तो बहुत और अच्छे तरीके से एक एक पोर्स के अंदर टोनिंग हो जाती है, टोनर चला जाता है। लेकिन अभी जाहिर वो बॉटल ही नहीं है, इसमें मिसिंग हो गई। मैं ड्यूरिंग सेशन नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा ये पोर्स यहाँ पे एनलार्ज हो, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख के भी छोड़ो ताकि पोर्स अच्छी तरह से टाइट हो। ठीक है, अच्छा अब सबसे अहम पॉइंट हमारा जो सीरम के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, हमारी रेंज में अभी अपकमिंग है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हमारी बहुत सारे सीरम्स भी आने वाले हैं, जिसमें नियासिनामाइड सीरम होगा, एंटी एजिंग के लिए होगा, रेटिनल ऑयल होगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप फेशियल कर रहे हैं तो हमें सीरम्स लाजमी चाहिए। और वैसे भी आजकल लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो आपसे अब ऐसे जो ब्यूटिशियन के पास कोई क्लाइंट आता है वो ये नहीं पूछता कि मुझे क्रीम कौन सी लगा, अब वो साफ साफ कहते हैं हमें सीरम बताइएगा हम कौन सा लगा। तो हमें, मैं आपको इसलिए दूसरे सीरम की बता रही हूँ, इसमें मैंने आपको बताया कि वाइट ग्लो की खासियत क्या है कि ये जस्ट एक नॉर्मल वाइटनिंग सीरम नहीं है जिसे वाइटनिंग सीरम के नाम से आते हैं, बहुत ब्रांड के आते हैं, बहुत कंपनीज के आते हैं, लोकल भी आते हैं, इसका नाम वाइट ग्लो है। लेकिन इसकी खूसूसियत क्या है, ये अल्फा आर्ब्यूटिन है। अल्फा आर्ब्यूटिन अगर आप कंसंट्रेटेड यूज करते हैं जो 2% में होता है, उसको आपको रेशियो के हिसाब से यूज करना पड़ता है, 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स, और विथ मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है। लेकिन इसका क्या फायदा है, ये डाइल्यूटेड है। इसे आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, वो भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप इसे होम केयर में भी दे सकते हैं कि भाई आप इसको लगा लीजिए क्योंकि ये सेफ है, डाइल्यूटेड है, इसका आपको नुकसान नहीं होगा। वरना विटामिन सी भी स्पेशल के वो लोग बना के देंगे आप कि ये सीरम मैंने वो कस्टमाइज होता है, बना के देते हैं आपको कि आप यूज करें। ठीक है, इसको मोस्टली कितनी दफ़ा लगाना चाहिए हमें नॉर्मल लेवल पे? डेली जैसे हम क्लाइंट को बोलेंगे अपने पिगमेंटेशन के लिए डेली 2 दफ़ा, सुबह फेस वॉश करके, लाइक कोई भी फेस वॉश वो यूज करें अपनी स्किन के हिसाब से, इससे स्किन हमारी वेरी एंड कैमोमाइल वेरी इंटेंस एंड सूदिंग, और एंड मॉइस्चराइज भी बहुत ज़बरदस्त करता है स्किन को। विटामिन ई में ब्लेंडेड है, वो मैं इसके साथ मिक्स करूंगी। क्यों, मैंने आपको अभी बताया कि सीरम के साथ मॉइस्चराइजर को यूज करना लाजमी है। ठीक है, पहले बेटा सीरम ही लगाएंगे ताकि वो पेनिट्रेट हो। जो रोज़मेरी आपने बताया ये भी यूज़ कर सकते हैं? ये जो अभी बताया जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। और आप स्किन के लिए होता है मोस्टली? ये आप कह सकते हैं जैसे आप सूदिंग लोशन यूज करते हैं, उसके अंदर ये
रुसीना आप दिखाइएगा। ये सूदिंग लोशन की बहुत ही इंटेंस फॉर्म है। एलर्जी जिनको कलर से एलर्जी होती है, आप उन लोगों को कभी कलर में भी ऐड कर सकते हैं, उस एरिया पे भी लगा सकते हैं। ये तो हम इसको उसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, क्योंकि हाँ ये क्यूटिकल को बहुत अच्छा क्लोज करने की सलाहियत रखता है, पीएच बालों का बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। इसके बहुत सारी खुसूसियात है। यू कैन यूज इट ऑन योर स्किन एंड फॉर योर हेयर एज वेल। मल्टीपल यूजर। आप लोग अगर मशीन से काम कर रहे हैं तो इसके बगैर मुश्किल है। और दूसरी चीज, अगर आप जैसे हॉट पैक्स कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, ब्लीच पे ऐड करते हैं, हॉट पैक्स कर रहे हैं, कुछ आपके कुछ हॉट रेडिकेशन हो गई, रेडनेस हो गई, कोई एलर्जी हो गई, उसी वक्त इसको लगाए। कट डाउन कभी हाथों में लग जाता है या क्लाइंट के लग जाए, उसी वक्त लगाएंगे, उसी वक्त क्योर कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी चीज है। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के लिए ये क्या काम करेगा, ये आपके जो ये सिरम मैंने लगाया है इसको पेनिट्रेट करेगा बहुत अच्छे तरीके से, और ये वार्म होता है, गर्म होता है। ठीक है, आप जब स्किन पे टच करके यूज करना शुरू करते हैं तो ये वार्म होना शुरू हो जाता है। पहले से ये बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे वोल्टेज भी कम आ रहा है, मुझे काफी हाई रखना पड़ेगा, मशीन के हिसाब से करना पड़ता है। 2 decades काम किया है, अपना काम उनका खुद बोलता है। सीमा खान हमारे बीच में है, तो प्लीज आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं और कुछ प्लीज मालूमात प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया फरजाना, और आप सबका भी शुक्रिया यहाँ आने का भी, इस सेलिब्रेशन को और खूबसूरत बनाने का भी। And in fact, Farzana, when I entered this premises, I was not prepared to say anything because I was not feeling well at all with such a fever and everything. But then I realized I don't need to prepare myself for any speech because I know you people well. I know the organization. I know your foundation as well, RS Foundation as well. So, and I think those all who are sitting over here, they know better than me. They know you better than me. They know your organization better than me because you people have been serving them for so many years. And मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है, इस वक्त तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट की ही बात करूँगी। तो जब ये शुरू हुआ यहाँ पाकिस्तान में क्रिस्टीन, तो हम लोग ये कहते थे कि नया प्रोडक्ट है, ओके वील सी, क्योंकि हम अपनी मुख्तलिफ महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट के आदी हो चुके थे। तो हम कहते थे नहीं, फिर थोड़ा बहुत, फिर जब इन लोगों का काम देखा, थोड़ा बहुत हमने लोगों से सुना, एंड देन वी स्टार्टेड। उसके बाद क्रिस्टीन के बाद कुछ भी नहीं बचता था। हम हर चीज़, जब क्रिस्टीन वाले आते थे ना नई प्रोडक्ट लेकर, तो हम कहते थे अरे पूछो नहीं, ले लो। अब ऐसा हो गया है। तो ये और ये लास्ट टाइम जब आपका को शायद याद होगा कि मैं ज़रा बिजी होती हूँ अपने सलूस पे, 3 जगहों पे भाग रही होती हूँ, तो ये डेमो दे रही थी। तो मेरे पार्लर से फ़ोन आने शुरू हो गया कि आपके लोग वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं डेमो नहीं छोड़ूंगी इसका, बेशक थोड़ा सा लोगों को वेट करवा लो, मैं इसका डेमो नहीं छोड़ के आ सकती। सो जिस तरह एक्सप्लेन करेंगी आपको प्रोडक्ट, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहन में रखिएगा कि लोग कभी गलत बयानी नहीं करेंगे। जो प्रोडक्ट है, जैसा है और जो रिजल्ट्स उसके हैं, वो बिल्कुल ठीक सही बोलते हैं। अब ये जो इन्होंने ऑयल बताया था ना रोजमेरी कैमोमाइल का, ये अगर किसी खातून के सर में एलर्जी होती है ना डाई से, आप उनको भी ये रेकमेंड कर सकते हैं। वो अगर लगाएंगी, डाई लगाने से पहले तो जो इचिंग वगैरह होती है वो नहीं होती। इसी तरह से किसी को ब्लीच का रिएक्शन होता है सिवियर, उसको भी वो सेटल डाउन करता है। अगर फौरी तौर पर आपको स्किन में किसी किस्म की कोई रेडनेस आ रही है, किसी भी केमिकल का कोई रिएक्शन बन रहा है, उसको भी ये कंट्रोल आउट करेगा। तो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स, इट्स नॉट जस्ट वन, देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स। सो आई थिंक के अब ये राफा का हक है कि इस वक्त पूरी बातें वो खुद करें अपने प्रोडक्ट के मुताबिक, एंड रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत साथ दिया है हमारा। जब ये मुतमईन और सेटिस्फाई हो गई थी क्रिस्टीन से, उन्होंने भरपूर लॉन्च किया है इसको। आज माशाल्लाह जिस मकाम पे हमारा प्रोडक्ट है, इसमें इनका बहुत बड़ा साथ है। मॉर्निंग शोज किए, बहुत अच्छे इन्होंने मेकअप्स दिए, इस प्रोडक्ट को इसका यूज़ बताया, तो ये हमसे भी ज़्यादा अच्छा जानती है। इन्होंने बहुत काम किया, वो एक यादगार सफ़र है। और
वो टाइम हमें बहुत याद आता भी है। उस वक्त तो हम मतलब मैं तो उस वक्त बिल्कुल सीखने की पोजीशन में थी, तो मैं लोगों को बहुत फॉलो करती थी कि सर इश्तियाक साहब मतलब को जन्नत नसीब करें। वो किस तरह से मैम सीमा किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आज हम वही चीज़ों को थ्योरी में यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं बातों को ही हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हीं से सीखने वाले। चले अब मैं बताती हूँ कि अब हम यूज़ कर रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, आपने लोगों के पास जिन लोगों ने गैल्वेनिक मशीन देखी है वो एक बॉल रॉक को पहचानते होंगे कि उसमें एक बॉल होती है, एक रॉड होती है और एक रोलर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बॉल है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जो रॉड है और बॉल है, बॉल क्या काम करता है, तो उसमें नेगेटिव का काम करता है, जो रॉड है वो पॉजिटिव का काम करता है, स्टिमुलेट करता है। इसमें एक बॉल नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या काम करता है, जो मैंने सीरम लगाया हुआ है उसको वो पेनिट्रेट भी कर रहा है और हमारे जो डेड सेल्स हैं उसको रिजेनरेट कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। इसमें हल्का हल्का अर्थ मौजूद होता है, ठीक है। और नेगेटिव क्या करता है, उस सीरम को लॉक करता है, ठीक है। तो ये कोलेजन को बूस्ट करता है, फेस को कंटूर भी करता है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करके यूज करें तो ये आपकी डबल चिन को शेप देगा। इस तरह से अगर आप प्रेस करके यूज करें तो ये फेस को कंटूर भी करेगा, लिफ्टिंग भी कर रहा है और कंटूर भी कर रहा है। इसको यहाँ पे यूज मत कीजिएगा, ठीक है। आइज को लिफ्ट करके आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज करें। अब इसी तरह दूसरी तरफ। हमारा सेशन अब तकरीबन खत्म पे है, हमारा ये सेशन। तो आपके सामने हेयर कलर की प्रेजेंटेशन और होगा एक मॉडल मेकअप। ठीक है, ये देखें इस तरह से कट्स भी बना सकते हैं अगर जिसके फेस में नहीं है, वरना अदरवाइज आपने यूज सिंपली इसको अपलिफ्ट करना है। एंड एंटी क्लॉकवाइज। नोज शेपिंग के लिए Welcome to another senior beautician, 3 decades, Rija Sikandar from Step In. आज माशाल्लाह बहुत सीनियर लोग इस प्रोग्राम में आए हैं और इनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। इनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये आपसे वो बातें और वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो हम भी इनसे सीख के आप लोगों के आगे शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इनको आप स्टेज पे भी ज़रूर बुलाएं ताकि ये भी अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। इन्होंने भी बहुत काम किया है, इनका भी बहुत साथ है हमारे साथ। क्रिस्टीन को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलिए, बहुत प्रोग्राम्स भी किए हैं इन लोगों ने, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। तो मैं रिजा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी 2 मिनट यहाँ स्टेज पर आए और कुछ अपने बारे में भी बोलना चाहती हूँ। और वैसे भी आज साल नया है, सबको एक दफ़ा और भरपूर नए साल की मुबारकबाद। और जो कुछ हो गया अल्लाह पाक जिसकी कोई परेशानी थी, अल्लाह के नए साल में सबकी परेशानियाँ दूर करे और सबको तरक्की दे हर काम में। अब रिजा आप बात करें प्लीज़। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी गैदरिंग इस वक्त, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आने के बाद, इतना वार्मली वेलकम। और यहाँ पे क्रिस्टिन इस वक्त जो अपना डेमो दे रहे हैं और जो तारीफ की, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्रिस्टिन के साथ मेरा बहुत अर्सा साथ रहा है और हम लोग एक साथ बहुत प्रोग्राम्स भी करते थे।
वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई और क्रिस्टन तो दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है। और माशाल्लाह जो आज इरफान, सॉरी मैं वो इनके आगे का नाम हमेशा याद रहता है। तो फरजाना के लिए तो मैं ये कहूँगी कि शुरू से ही मैं इनको बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हुए देखती रही, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर, बहुत सॉफ्ट निकली, बात करती हैं तो फूल झड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है आज इन्होंने इनवाइट किया, साल का आगाज़ है और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ से नवाजे और आप जो काम करना चाहते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। बहुत सारे अगर हमारे उसमें देर होती है तो हम ये कहते हैं कि ये काम जो है हमारी किस्मत में नहीं है, या ये प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं करना पड़ा। हमें अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि रिज़ल्ट मिलता है। आप यकीन कीजिए कि मुझे 34 ईयर्स हो गए अपने रनिंग करते हुए सैलून को, और ये एक बहुत बिग पीरियड है जहाँ मैंने बहुत कम जो है वो डाउनवर्ड देखा। हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे साथी मिलते रहे, बेशक वो मीडिया के होते थे या फिर आप सब जैसे आप मेरे क्लाइंट्स हैं, आप आते हैं तो हम आपके साथ हमारा बहुत अच्छा ताउन रहा। अपनी आज क्रिस्टन के बारे में ये बताती चलूँ, बहुत अच्छा कॉस्मेटिक, बहुत अच्छा इनका फेशियल और इनका अंदाज बहुत अच्छा है जिसको भी सिखाते हैं। और ये इन्होंने हमारी तारीफ की, लेकिन मैं कहती हूँ ये जिसको भी बताते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत सारी स्टूडेंट्स मैंने इनकी देखी हैं जो माशाल्लाह बहुत उरूज पर पहुँच गई हैं और एडवांस कोर्सेज के लिए इनके पास जाते हैं और इनको बहुत तरक्की मिलती है। और कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, इनका बेस बहुत अच्छा है, इनका कंट्रोलिंग तो मैं कहती हूँ इतना बेहतरीन है कि बहुत कम कंट्रोल आपको इनकी ऐसे मुकाबले में मिलती है। और इनके जितने भी कॉम्पैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक होता है ना हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, एक होता है चीज़ें अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो इनका रिजल्ट जो आपको मिलेगा, इनकी बूस्ट फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे इस क्लाइमेट के लिए। इस क्लाइमेट के लिए इनके बूस्ट फाउंडेशन एक्सलेंट है। अगर आप इनको अप्लाई करें, आप यकीन कीजिए सिंगल कोट में ही बेस बन जाता है। तो मेरा ख्याल इससे अच्छी वे कोई मैं तारीफ नहीं कर सकती। और आपके साथ हुमा होती हैं, हुमा भी बहुत हार्ड वर्कर हैं। कंपनी ऑल ओवर शुरू से लेके अब तक, इनके शुरू से अमीन साहब ने जब स्टार्ट किया उसके बाद से अब तक मैं इनमें बस यही देख रही हूँ कि ये लोग हमेशा तरक्की पे तरक्की है और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। ये बहुत हमारी सीनियर ब्यूटिशियन है मैडम रिजा। आप लोग जानते होंगे इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर बहुत अच्छे के ट्यूटोरियल्स भी अपने ब्यूटी हैक्स ट्यूटोरियल्स और गाइडलाइन देती रहती हैं। अच्छा मैं माइक दूंगी अब कितना रह गया है आपका? अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारा जो मिस हुआ है पॉइंट मैंने यूज़ किया था रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने ये मास्क इनके अप्लाई कर दिया है। अच्छा लेकिन इस मास्क से पहले हम लोग यूज़ करते हैं शीट मास्क, आपने देखा होगा जो पूरा फेस बना हुआ होता है और एक पैकेट के अंदर डिप होता है सिरम। इसके अंदर हम क्ले बेस्ड मास्क यूज़ नहीं करते क्योंकि जो हमने इतनी हाइड्रेशन इनकी स्किन में की है, इतना हाइड्रेट स्किन को किया है, तो क्ले क्या करेगा उसको हाइड्रेट को ख़त्म करेगा। तो हम कभी भी क्ले मास्क यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा शीट मास्क यूज़ करेंगे। लेकिन चूंकि अभी हमारे यहाँ प्रोडक्ट में आया नहीं है, इस साल इंशाल्लाह आ जाएगा, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, डायरेक्ट मैंने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग की गाइडलाइन के लिए बता रही हूँ। इससे पहले आपने शीट मास्क लगाना है, उसके ऊपर कोल्ड हैमर यूज़ करना है 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये मास्क लगाना है एलईडी मास्क। एलईडी मास्क में आप देख रहे हैं कि मैंने रेड लाइट को ऑन किया, रेड लाइट को ऑन किया हुआ है। देखिए इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स हैं, लेकिन जो हमारी सबसे ज़्यादा यूजफुल लाइट होती है वो होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। रेड क्या करता है? रेड जो है वो कोलेजन को बूस्ट करता है, एक्टिव करता है, डेड सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो हम जिनकी मैच्योर स्किन होती है उनके लिए क्या यूज करते हैं? रेड लाइट, ठीक है। अब जिनके एक्नी है
पिंपल्स हैं, ठीक है, और इम्प्योर स्किन है, पोरस स्किन है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लू लाइट। और जिनका आपने फेस देखा होगा पेल है, येलोइश है, फ्रेशनेस नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन इतना उनके फेस पे अच्छा नहीं नजर आ रहा है, या खून की कमी होती है, क्या होता है, तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, ग्रीन। जो सबसे ज्यादा काम की हमारे में कौन सी है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन है। लेकिन अभी आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, अभी मैं इसको चलाऊं तो पूरा डिस्को चलेगा, उसमें वायलेट भी है, वाइट भी है, येलो भी है, लेकिन सबका काम है। जैसे वाइट है वो ऑक्सीजन सेल्स बनाने के लिए है, येलो डेड सेल्स को खत्म करने के लिए, वायलेट का सेम काम है एक्ने स्किन के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है वो इसीलिए यूज होती है, लेकिन हमारा काम 3 लाइट्स में हो जाता है। इसको हम टाइम देते हैं 6 से 7 मिनट का, फिर ये हमारा फेशियल कंप्लीट है, ठीक है। अब जब तक इनके ये लगा हुआ तो ओके, सो बताइए कैसा लगा आपको? मेहनत से इन्होंने बताया, उसी हिसाब से प्लीज बताएं। थैंक यू आपका। और अब क्योंकि हुमा का एक तो बालियाज का जो बाकी का काम था वो, और इनका मेकअप, वो सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले मैं एक दफ़ा, जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है फौजी फाउंडेशन यूएसए और आरएस फाउंडेशन पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से है, तो मैं सबसे पहले जो हमारी फौजिया जकी साहिबा हैं उनके लिए चाहूंगी आप भरपूर तालियां बजाएंगे। ये आवाज उनको ह्यूस्टन तक जाए, ह्यूस्टन तक जाए, क्योंकि उनकी सपोर्ट ना होती तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपके लिए अरेंज नहीं कर सकते थे। तो इट्स अ बिग थिंग कि उन्होंने वहाँ रहते हुए अपनी पाकिस्तानी बहनों के लिए एक चीज अच्छा काम सोचा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे इस काबिल समझा कि मेरे साथ कोलैबोरेट करें। मेरी वो बहुत पुरानी 25-30 साल पुरानी दोस्त है और उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फौजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। एंड ये आपके सामने है पार्टिसिपेंट्स, और इंशाल्लाह हमारी कुकिंग क्लास है। आप में से कितने कुकिंग क्लास में आ रहे हैं? रेज योर हैंड। 4th को, और जो प्रोफेशनल एंड करियर ओरिएंटेड है उसमें कौन कौन आ रहा है आप में से? ओके, गुड। अच्छा, तो अब मैं नहीं चाहूंगी कि ज्यादा टाइम लगे क्योंकि बाद में फिर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो हुमा, आर यू रेडी फॉर द सेगमेंट प्लीज? ओके, अच्छा, जब तक ये कर रही है तो हमारे बीच में एक बड़ी अच्छी शायरा गजल ज़किया गजल साहिबा हैं जो कि आई है कहाँ से, कनाडा से। उनको मैं दावत देती हूँ कि प्लीज स्टेज पे आएं और ये खुद अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगी। मेहताब आपा की ये बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और खासकर कल के जब इनकी फ्लाइट है मगर आज इन्होंने फिर भी टाइम निकाला। आइए प्लीज ज़किया गजल साहिबा, कुछ अपने अशार भी आपके सामने जब तक ये सेट करते हैं उन्होंने कहा कि आपको बोर नहीं होने देना, ये प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फरजाना। मेरा आना बिल्कुल आज अचानक ही हो गया, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी मैंने यहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं पाकिस्तान की वही शायरा हूँ जिसे ऑस्ट्रेलिया से निशान उर्दू मिला, और उसके बाद अमेरिका की 22 रियासतों में मुशायरे पढ़े जहाँ से मुझे 11 अवार्ड्स मिले और भारत से भी मुझे 11 अवार्ड मिले। मैं आना चाहता इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है कि कभी कभार कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं यहाँ जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं अपने बेटे की शादी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ तो मैं इतना अदबी प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं ले सकी। लेकिन फरजाना की बात को ठुकराना, उनको मना करना तो बहुत बुरी बात थी। मैंने सोचा इस बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी और एक अच्छा वर्कशॉप मुझे भी देखने को मिल जाएगा। मैं अभी यहाँ हूँ, मेरे मियाँ और मेरे बेटा कहीं जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपसे मुलाकातें रहेंगी, आप जो भी प्रोग्राम करेंगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। जी, कुछ अशार हो जाए ना? अशार का माहौल अगर बनाएंगे तो हो जाएगा। मैं कुछ शेर सुना देती हूँ।
जैसे हम लोग मुल्क से बाहर रहते हैं तो जब हम बाहर चले जाते हैं तो फिर अपने वतन की याद, अपने शहर की याद, अपने दोस्तों की याद आती है। और बिल्कुल सही है, हम बाज़ दफ़ा होता है ना कि एक हिजरत हमारे माँ बाप ने हमारे लिए की और एक हिजरत हमने अपने बच्चों के लिए की। तो बस जब जिसका दाना पानी जिस वक्त जहाँ लिखा होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। ज़ाहिर है मैं यहाँ पर यहाँ से मैं गई, मेरा एक बहुत बड़ा नाम था यहाँ कराची में और पूरी दुनिया में, लेकिन अब मैं जब कनाडा गई तो अपने आप को रिफॉर्म करना, फिर वहाँ के सिनेरियो में अपने आप को ढालना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर फिर मैंने दोनों मुल्कों को रिप्रेजेंट करना शुरू किया कि दुबई जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, जो भी है। जैसे कि ना की कॉन्फ्रेंस थी अभी तो मैं अटेंड करके आई हूँ। ये सिलसिले तो चलते रहते हैं और जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें हमारे अंदर की चीज़ बहुत डर आती है। तो मैंने कुछ शेर लिखे, वो मैं आपको सुना देती हूँ। मौसम आया यादों की पहनाई का, मन आंगन